आपको क्या क्या चीजें आता है, सही है, आपका टेक्निकल लेवल क्या है। तो आपका इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो प्रॉपर्टी वाला यूज किया जाता है। इससे पहले तो इंटीग्रल का हुआ तो इंटीग्रल का क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रॉपर्टी वन है, 6-7 प्रॉपर्टी हमारी। प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी वन क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। ठीक है, सही है। एफ टी डी टी करने का मतलब क्या है कि किसी भी जो जब आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हो तो डेफिनेट इंटीग्रल इज द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेरिएबल। ठीक है, जब हम सपोज कर रहे हैं ना, जब हमने क्या किया था, हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसमें हमने x को t में चेंज किया, t को सपोज करके u लिया, उसके बाद चेंज किया और फाइनल जब हम इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल रहे होते हैं, सही है ना। तो पहला प्रॉपर्टी हमें ये बता रहा है कि भाई हमारा जो इंटीग्रल होगा, इस इंटीग्रल का वैल्यू x में है तभी भी उतना ही आएगा, अगर आपने t में कन्वर्ट करके सॉल्व किया है तभी भी उतना ही आएगा, और u में करके सॉल्व किया है तभी भी ये वाला वैल्यू उतना ही आने वाला है। ठीक है, सही है। तो इस क्या है आपका, इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेरिएबल। इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेरिएबल। ठीक है, अब आप ये देखो, इसको किया जाता है, मान लो आपने x की जगह पे t ले लिया तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा भाई। तो dt हो गया तो आपका जो चेंजेस हुआ है आप वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x dx की जगह dt पुट कर दो, x की जगह आप t पुट कर दो, तो जैसा पहला फंक्शन था वैसा ही ये फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है ये बात कि आपका वेरिएबल चेंज होने से डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। देखो एक बात आप ध्यान रखना, जब आपने इंडेफिनेट देखा था तो वहां वेरिएबल चेंज होता था तो फाइनल हमारा आंसर वो हमें x के टर्म में लिखना पड़ता था। जैसे अगर मैंने टी स्क्वायर के टर्म में लिख दिया, सही है, या आपका जेड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। ठीक है, हाँ वो कन्वर्ट, उसका हेल्प से हमने कन्वर्ट जरूर किया हुआ है मगर वो स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। अगर स्टैंडर्ड आंसर नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई टी से आने वाला जो आपका इंटीग्रेशन है और एक्स से आने वाला इंटीग्रेशन है वो दोनों सेम है, इक्वल है, सही है, मगर उसके डेफिनेट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, दोनों में इक्वल कंसीडर की जाती है। क्लियर है बेटे, ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ए से बी अगर मेरा फंक्शन गया है और एफ एक्स डी एक्स आपको दे रखा है, ठीक है, तो ये इक्वल होता है माइनस टाइम्स ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या किया है हमने, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, अगर आपके पास दे रखा है, मान लेता हूँ कि अगर फाइव एक्स समथिंग इस तरह से कोई फंक्शन आता है, तो अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी लिमिट कह रहा हूँ, अपर लिमिट लोअर लिमिट बोला जाता है वैसे तो इसको, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, मगर वो वाला लिमिट नहीं है ये। ठीक है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे यहाँ से दो टर्म मिल जाओगे, सही है, फाइनली फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। ठीक है, अब क्या है कि b और a की जगह पे अगर आपने वैल्यू चेंज कर दिया, यहाँ b आ गया, यहाँ पे a आ गया, तो ये fx हो गया, तो आप ये देखिए आपका जो फंक्शन होगा वो क्या देगा, फाइव ऑफ a माइनस फाइव ऑफ b। तो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में बस माइनस साइन का आपका डिफरेंस है कि नहीं। तो आपको जो लिमिट दे रखी है आपका, ठीक है, लोअर अपर लिमिट जो दे रखी है इंटीग्रल में,
अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो बस एक माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, इंटीग्रल की पूरी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, इफ द लिमिट ऑफ ए डेफिनेट integral are interchange, then its value by minus साइन only। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस साइन से चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला इसमें चेंज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि अगर कहीं पे आपको ए से सी तक का फंक्शन दे रखा है तो आप इस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपका जो सॉरी ए से बी तक का दिया हुआ है और ए से बी तक का मेरा कोई फंक्शन जा रहा है। ठीक है, और मुझे ए से बी तक का डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, ए से बी तक का। तो इस वाले को आप सी पे ब्रेक कर सकते हो। इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से पी एफ एक्स डी एक्स। मतलब आपने क्या किया, आपके पास एक रेंज दिया हुआ था इंटीग्रल करने के लिए, तो आपने उस इंटीग्रल को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लिया, ए से सी तक का ले लिया और फिर आपने सी से आगे बी तक का लिया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ए से सी और फिर आगे सी से बी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ए से सी आपके पास है, फिर सी से बी आपके पास है। आप फिर इस वाले वैल्यूज़ को इस वाले वैल्यूज़ के साथ में ऐड करोगे तो फाइनली आपके पास टोटल वैल्यूज़ आ जाएगा। ठीक है, आप इंटीग्रल में यहाँ से ए से बी तक का वाला जो पार्ट है, इस इंटीग्रल को है ना, इंटरवल को जितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो आप उतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं क्या करूँगा, इसको 10 बार इंटीग्रल करूँ, ए से C1 जाऊँ, C1 से C2 जाऊँ, C2 से C3 जाऊँ, C3 से C4 जाऊँ, ठीक है, C4 से C5, C6 और वैसे करके आपका B तक का जाऊँ। ठीक है, तभी भी डेफिनेट इंटीग्रल का आने वाला जो वैल्यू है वो सेम है। सही है, मतलब इस ये डेफिनेट इंटीग्रल जो आपका वैल्यू देता है, हमने क्या देखा कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करता है, ए और बी इस पे डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटरमीडिएट लिमिट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट लिमिट्स आ रही होगी उससे तो ये इंडिपेंडेंट है, फाई ऑफ सी माइनस ऑफ फाई ऑफ ए। सेकेंड वाला आपको देगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ सी। ठीक है, तो आप देखिए इंटरमीडिएट लिमिट जितनी भी आ रही होगी वो सब क्या होगा, बीच में कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो फाइनल दे रखा है ए और बी वो आ जाएगा आंसर के फॉर्म में। क्लियर है, तो आप इसे C1 C2 C3 कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर आपका सेम रहेगा। क्या आपको तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? पहली प्रॉपर्टी है कि भाई वैल्यू चेंज करने से लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसका वेरिएबल चेंज कर दोगे तो। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपने जो पावर है उसको इंटरचेंज किया तो आगे से माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, लिमिट को अगर आपने इंटरचेंज किया। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ए से बी वाला जो इंटरवल है उसे आपको कितने ही पार्ट में क्यों नहीं डिवाइड कर दो, आपका फाइनल आने वाला जो आंसर है ये वाला जो टर्म है वो डिफरेंट पार्ट में ब्रेक तो हो जाएगा मगर फाइनल आने वाला जो आंसर है वो रिमेन सेम। ठीक है, वो सेम आएगा इसका। चलिए, तो अगर इंटीग्रल ऑफ -1 से 1 आपका दे रखा है
एफ एक्स और डी एक्स दिया है और वेयर एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x where x is greater than equal to 0 where sorry x is less than equal to 0 और x is greater than equal to 0। तो अभी मैं ये जानता हूँ कि भाई या तो मैं ऐसा करूँ कि भाई दोनों के लिए ना आपका फंक्शन सेपरेट कर लूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको वैसे -1 से 1 तक का इंटीग्रल करना है तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई है। तो 0 पे मैं अपने फंक्शन इसको ब्रेक कर लूँ तो 0 से ये आपका 0 तक का गया और फिर 0 से आपने 1 तक का फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब दोनों ही फंक्शन के बारे में आप जानते हो, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, ये नेगेटिव वाला हो गया तो x लेस देन 0 के लिए 1 माइनस 2x पुट करना है आपको और 0 से 1 के लिए क्या पुट करना है 1 प्लस 2x और dx पुट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा तो अब वही हो गया x माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 टू 0 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 0 से 1 हो गया। तो आप 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, -1 पुट करोगे तो -1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा और 1 प्लस 1 माइनस के अनुसार जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना। तो ये -1 हो गया, माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो गया और आगे से माइनस है और प्लस ये 2 हो गया तो यहाँ पे -2 होगा और माइनस माइनस प्लस तो 2 + 2 = 4, ठीक है। क्लियर है बेटे। तो एक फायदा क्या हुआ हमें आपका इंटरमीडिएट में ब्रेक करने से कि अगर मेरा फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉट डिफाइन है तो मैं तभी भी उसका डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर पाता हूँ कई बार, ठीक है। आप क्या करते हो जहाँ पे जैसे जहाँ पे या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही या यहाँ पे अनडिफाइन है उससे जस्ट पहले तक का कैलकुलेट करते हो और उस पॉइंट से लेके फिर आगे कंटिन्यूसली स्टार्ट करते हो। जब भी हम ये डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑलवेज कंटिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल के बीच में, ठीक है। उसके साथ साथ एक्सट्रीम पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। अब जैसे मैंने फंक्शन सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करते करते मान लो कि मुझे इसमें 0 पुट करना है और 0 पुट कर रहा हूँ मगर 0 में अनडिफाइन आ रहा है तो फिर वो क्या होगा कि हम क्या कहेंगे कि ओवरऑल जो मेरा ये डेफिनेट इंटीग्रल है वो अनडिफाइन है, सही है। -1 से लेके 1 तक का अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और इसे हमें इंटीग्रेट करना है और आपका जो एफ एक्स फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस तो है, उसके साथ साथ कोई बात नहीं, डिसकंटिन्यूस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, लिमिट ब्रेक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैंने जैसे 0 से -1 कर दिया उस वाले वैल्यू के लिए अगर ये क्या होता है, अनडिफाइन होता है। जैसे अगर बात की जाए -1 से 1 की लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स की, सही है। तो लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो 0 पे जाके क्या कर होता है, ऐसे बनेगा ना इसका ग्राफ, इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो x = 0 के लिए मेरा जो फंक्शन है बेटे, आप इसको ब्रेक तो कर सकते हो, आपने ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए क्या, लॉग वैसे नेगेटिव है और मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना देगा तो ये आपको -x लिख लो, ठीक है। और यहाँ से उसके बाद आपका 0 से 1, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो 0 से 1 आपके पास दे रखा है और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, सही है। तो ऐसे अभी क्या है कि मैं ये जानता हूँ कि -x दिया है तो आप या तो आप -x ले लो, -x को t ले लो और t ले लोगे तो ये क्या होगा, log ऑफ x वाला जो टर्म और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको बाहर एक माइनस मिलेगा, सॉरी
डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी हो जाएगा। तो ये आप माइनस ले सकते हो, -1 से 0 लिख सकते हो, इसे लॉग ऑफ टी ले सकते हो। फिर क्या है, जब आप इसको इंटरचेंज कर दोगे और ये 0 से -1 हो जाएगा या समथिंग इस तरह से, तो ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, या आप इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो माइनस वाले टर्म को, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 0 लॉग ऑफ टी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के फॉर्म में तो दिख रहा है, मगर मैं ये जानता हूँ कि जब मैं इसमें 0 पुट करूंगा, सही है, लॉग का, अच्छा x आएगा, यहाँ पे क्या आता था आपका, x आता था, log ऑफ x आता था, माइनस x आता था, ऐसे ही आता था क्या, है ना बेटे, log, log x -1। हाँ यही तो आता है, x log x माइनस x। हाँ हाँ सर। ठीक, अब मैं जब यहाँ पे 1 पुट करने लगा तो ये देखो 1 हुआ, -1 हो गया, मगर जब मैं 0 पुट करूंगा log ऑफ x माइनस ऑफ 0, तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है x वो 0 हो जा रहा है। क्लियर है, मगर 0, x तो 0 है, सही है, और दूसरा वाला वैल्यू क्या है, वो इंफिनिटी है, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी फॉर्म है। तो 0 पे मेरा जो लॉग फंक्शन है वो क्या होता है आपका, अनडिफाइंड होता है, हाँ या ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आगे आप लिमिट लगा के वैसे सॉल्व कर सकते हो, मगर क्या हो कहा जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है पूरे फंक्शन में, तो ये जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन आ रहा है, और वो वैल्यू पुट करने पे मेरा फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि आपका जो ओवरऑल जो इंटीग्रल होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, सही है, ठीक है। अगर जैसे ये वाला टर्म आ गया, अभी तो तब भी ठीक है कि 0 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ भी होगा, सही है, तो वो आप कुछ 0 ले लेते हो जनरली, मगर आगे से आप इस बात का ध्यान रखो कि log ऑफ x हो, log 1/x हो, समथिंग इस तरह से, ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस में आपका वो टर्म आपका लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में ना आए जिसमें मेरा फंक्शन अनडिफाइंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई मॉडुलस ऑफ cos x और dx, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ cos x का ग्राफ हम जानते हैं 0 से पाई में कि भाई 0 से आपका ग्राफ ऐसा बनना शुरू होता है और ऐसे करके जाता है, तो ये 0 है, ये π/2 है और ये पाई है, ठीक है, 0 है, π/2 है, और क्या है आपका पाई है। इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा जब मॉडुलस का बनाओगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई इसका जो नेचर है वो 0 से पाई में अलग है, डिक्रीजिंग नेचर है, और उसके बाद इसका कैसा नेचर है, इंक्रीजिंग नेचर है। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 0 से π/2, और 0 से π/2 में भी ये पॉजिटिव ही है, और π/2 से सेकेंड पार्ट में पाई में, जहाँ पे ये फंक्शन क्या होता, ग्राफ तो वैसे ऐसे बनता, मगर इस ग्राफ में यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो निगेटिव है तो मॉडुलस का काम क्या है, माइनस लगा देगा, तो ये आगे से माइनस लगा देगा, ठीक है। ओवरऑल फिर ये जो वैल्यू देगा सेकंड क्वाड्रेंट वाला वो निगेटिव देगा, और आगे से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव है ही। तो मॉडुलस ने अपना काम किया, उसका काम था कि भाई इस वाले टर्म को इससे पॉजिटिव बना देना है, तो यहाँ से आपका log ऑफ मॉडुलस x वाला जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ log x में कन्वर्ट हो गया, और फिर आप इसको सॉल्व कर लो भाई। cos x का अगर हम इंटीग्रल करते हैं तो वो sin x हो जाता है, sin x में 0 से π/2 पुट करना है,
माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया, ये आपका साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स में ये आपका π/2 से पाई हो गया। तो आपने पाई पुट कर दिया तो 1 माइनस ऑफ 0 माइनस आपका 0 माइनस π/2, π/2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 2 आ गया। क्लियर है? ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पार्शियली जनरली मैं कौन से पॉइंट पे ब्रेक कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पे फंक्शन क्रिटिकली चेंज हो रहा है, या तो अनडिफाइन हो रहा है या क्रिटिकली चेंज हो रहा है, ऐसे पॉइंट को मैंने क्या कंसीडर किया हुआ है। ठीक है। अब इसी में आप ये जानते हो कि कहीं पे आपको मॉडुलस मिल जाता है, सही है, जैसे मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 3 हो जाए, तो x माइनस ऑफ 3 वाला जो फंक्शन है। हेलो। हेलो। हाँ सर, वो हम डिवाइड किए बिगड़ नहीं कर सकते हाँ बेटा, फिर से बोलो। सर? वो ऊपर वाले क्वेश्चन को हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, डिवाइड करने के बिना नहीं कर सकते। इस वाले क्वेश्चन को हाँ नहीं, इसको डिवाइड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी तक का मॉडुलस ऑफ cos x का इंटीग्रल पढ़ा है क्या? हाँ, cos x का इंटीग्रल पढ़ा है, मगर मॉडुलस का पढ़ा नहीं। तो इसीलिए डिवाइड करना पड़ेगा ना। और सिमिलर। सर ये हाँ बोलो। cos x का हमने माइनस cos x क्यों लिखा है? वो थोड़ा कम समझ में आया। बेटा ये है ना कि मॉडुलस ऑफ log x जो है, ये जो है इसको एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस बोल रहे हैं, या मॉडुलस। इसका काम है कि कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दे। ठीक है। क्या काम है इसका कि कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव है तो उसको क्या बना दे, पॉजिटिव पॉजिटिव। बना देते। तो अगर x पॉजिटिव है ऑलरेडी, तब इसका कुछ काम है क्या? नहीं है। और अगर x निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। तो अब पॉजिटिव बनाने के लिए देखो, मैथमेटिक्स में ऐसा हमारे पास कोई भी ऑपरेटर नहीं है कि भाई हम दूसरे का माइनस साइन छीन लें। हाँ, मगर हमारे पास ये ऑपरेटर जरूर है कि भाई हम किसी भी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना? तो अगर x निगेटिव होता है तो मॉडुलस क्या करता है कि ये इसे माइनस से x निगेटिव है, देखो तो ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो मॉडुलस ने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई ये निगेटिव है, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी क्या है यहाँ पे इसमें ना, π/2 से पाई में सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा कैसे? तो इसके लिए इसे हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 3। तो हम ये जानते हैं कि भाई ये वाला जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो ग्राफ किसका है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का। और नेक्स्ट आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू x माइनस 3। तो x माइनस 3 के लिए आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये x माइनस 3 का ग्राफ बन गया। अब क्या है कि अगर मेरे से कहा कि भाई इंटीग्रल निकालो, आप इंटीग्रल निकालो -5 से 5 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। तो मॉडुलस का इंटीग्रल भी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये x इक्वल टू 3 है, तो आप ये जानते हो कि x इक्वल टू 3 से इस तरह, इससे पहले इधर आपका मॉडुलस एक अलग फंक्शन है, इस तरफ एक दूसरा फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, इसे क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 3 पे ब्रेक कर लोगे। तो ऐसे ब्रेक करने से क्या हुआ, यहाँ से आपको मॉडुलस ने दो पार्ट दिया 3 पे, इस तरफ ये पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो x माइनस ऑफ 3 हो जाएगा ये। और फिर सेकंड आपका क्या है, 3 से 5, और इधर क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ 3 होगा। अब ऐसे नंबर का आपने इंटीग्रल किया है तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है कि हमने इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ x dx ये डायरेक्टली पढ़ा नहीं है कहीं पे, मगर हाँ इंटीग्रल x dx हमने जरूर पढ़ा है। तो इसीलिए इस वाले टर्म को हम क्या करते हैं, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ गई बेटे? हाँ सर। चलिए
सिमिलरली तो आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जहां पे मेरा फंक्शन चेंज हो रहा होगा, सही है, उस जगह पे मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल चेंज कर दूंगा। जैसे -1 से 1 e की पावर मॉडुलस ऑफ x दे रखा है, तो हम ये जानते हैं कि अगर हमें e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो e टू द पावर x का ग्राफ आपका अगर ये 1 है, यहाँ से जाएगा 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 और ऐसे करके चले जाएगा e टू द पावर x का ग्राफ। अब चूंकि मुझे मॉडुलस दे रखा है, तो मैं ये जानता हूँ भाई इसको मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। एक तो -1 से 0 निगेटिव वाला वैल्यू, तो निगेटिव वाले के लिए ये -x देता है, और फिर 0 से 1, तो 1 पे क्या देगा ये, आफ्टर 0 क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यूज। तो इसका मतलब आपको दो तरह के इंटीग्रल मिले, एक तो निगेटिव वाला मिला e की पावर -x, और आपने अभी e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ किया, ये बन गया e की पावर -x का ग्राफ। ठीक है, तो e की पावर -x बनाना है और दूसरा आपका e की पावर x लेना है। तो e की पावर -x आपने, ये है e की पावर -x का ग्राफ, ये ग्राफ आपको लेना है जब निगेटिव वाला वैल्यूज लेने हैं, तो -1 से, ये आपका -1 है, -1 से 0 के बीच में e की पावर -x लेना है, और 0 से 1 के बीच में आपको e की पावर x लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आप यूज करोगे, ये तो gx इक्वल टू 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो इसीलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया। हाँ या ना? हाँ सर। चलिए, तो जहाँ जहाँ पे आपका फंक्शन आएगा, कई बार क्या होता है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो 0 से आपका 2 दे दिया, या आपका -1 से 2 दे दिया, इंटीग्रल -1 से 1 मॉडुलस ऑफ x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, सही है। तो अभी आप बताओ कि यहाँ पे मॉडुलस का कोई मतलब बनता है? नहीं सर। जब हम x² प्लस x प्लस 1 की बात करते हैं, तो मॉडुलस का कोई मतलब बनता है क्या? क्योंकि ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो अभी मॉडुलस का कोई मतलब है नहीं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से मॉडुलस हटा सकते हो, तो अब आपका ऐसे फंक्शन हो गया, आप इसको इंटीग्रल कर दोगे। तो कई बार मॉडुलस डराने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, फाइनली लास्ट है इसमें, अगर आपके पास जैसे इंटीग्रल 1 से 4 दिया और डिफरेंट फंक्शन दे दिए, x-1, x-2, x-3, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास यहाँ से 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 1, 2, 3, जहाँ पे मेरा फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो मेरा जो इंटीग्रल होगा, इस इंटीग्रल को मैं इसको डिवाइड कर लूँगा, 1 से 2 जाऊँगा, 2 से 3 जाऊँगा, 3 से 4 तक का जाऊँगा। तो 1 से 2 अगर जाता हूँ, तो 1 से 2 में अभी मुझे पता है अपने फंक्शन के बारे में कि कब कौन पॉजिटिव होता है, हाँ या ना? हाँ सर। 3 से इस तरफ ये पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, 2 से इधर ये वाला पॉजिटिव होगा, x-2, x-3 इधर पॉजिटिव होगा, और x-1 से इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जी 1 से 2 के बीच की जब हम बात करते हैं, तो 1 से 2 वाले नंबर में x माइनस ये वाला वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, इसके अलावा जो बचे हुए नंबर है वो नेगेटिव हो जाएंगे। 2 से 3 के बीच में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो x-2 पॉजिटिव, x-1 पॉजिटिव, x-3 नेगेटिव, और इसके बाद सभी पॉजिटिव है, तो x-1, x-2, x-3। अभी आपको फाइनली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने? पहले भी अब जब फंक्शन को, ऐसे फंक्शन को सॉल्व करते थे, तो पहले हम इसको क्रिटिकल पॉइंट में
1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से ब्रेक कर लेते थे, एक सिंप्लीफाई फंक्शन बनाते थे और उस फंक्शन के बनाने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि हमने क्या कौन कौन से रेंज लिए हैं। 1 से आपका हाँ सर। है ना, ठीक है, ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं किया गया इसमें। तो ये है आपका प्रॉपर्टी का यूज कि किस तरह से आप इसका प्रॉपर्टी यूज करोगे। ठीक है, सिमिलरली जब आप देखो मॉडुलस जहां जहां पे आएगा, आप मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको बस ये बता रहा हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट में मॉडुलस कहाँ कहाँ पे आएगा। log ऑफ e बेस x है, ठीक है, और यहाँ मॉडुलस दे रखा है, सही है। तो इस वाले फंक्शन को हमने क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। क्यों? क्योंकि log वाला जो फंक्शन है वो कैसे जाता है, इस तरह से जाता है, ऐसे जाएगा। तो e एक यहाँ पे ये जो है x इक्वल टू आपने जो 1 पुट किया, तो x इक्वल टू 1 तक, तो 1 से इस तरफ ये 0 है, नेगेटिव है, और इसके इस तरफ ये पॉजिटिव है। यहाँ नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पॉजिटिव है। जब आप मॉडुलस लोगे तो ये नेगेटिव वाला वैल्यू क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। अब जो मेरे फंक्शन की डेफिनेशन हो गई वो चेंज हो गई, है ना। तो ये इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है आपका x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आपने 1 लिया, सही है। तो आप इसको, आपका जो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। तो इस वाले फंक्शन को अगर मान लीजिए आपका जो इंटीग्रल दे रखा है वो -e से e तक का दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ log ऑफ x, तो आप इसको ब्रेक क्या करोगे, 1 पे ब्रेक कर दोगे, क्योंकि 1 आपका वैल्यू दे रखा है ना। और यहाँ 1 माइनस 1/e से लेके 1 तक के बीच में ये फंक्शन निगेटिव होता है, तो आगे से माइनस साइन आ जाएगा। 1 से e होगा, log ऑफ x होगा, dx होगा, और आप इसको फिर आगे इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो फाइनली एक ही बात है कि आपको क्या करना है भाई, कि कहाँ कहाँ पे मेरा फंक्शन नॉट डिफाइन है, उस सभी पॉइंट पे आपको ब्रेक कर देना है। सिमिलरली, ठीक है, और जनरली क्या है कि अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इसमें भी। और आपका जैसे इंटीग्रल ऑफ 0 से 3 मॉडुलस ऑफ x हो गया dx, सही है। तो हम क्या जानते हैं कि भाई मेरा जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 1 तक का जाएगा, 1 से 2, 2 to 3। तो 0 से 1 की इसकी डेफिनेशन अलग है, यहाँ पे डेफिनेशन अलग है, 1 से 2 पे डेफिनेशन अलग है, 2 से 3 पे डेफिनेशन अलग है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन इसकी चेंज होती है तो आप इसी तरह से इसका वैल्यू चेंज कर लोगे। आप फंक्शन को 3 पार्ट में ब्रेक कर दोगे, एक तो 0 से 1, एक 1 से 2, और एक 2 to 3। ठीक है, तो 0 से 1, 1 से 2 और 2 to 3। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 और इसका इंटीग्रल है। यहाँ पे 1 से 2 के बीच में अगर कोई x का नंबर आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो ये 1 dx है। 2 to 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये 2 dx है। क्लियर है ये लाइन? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हाँ हैं। सर। ये आपको ये लाइन सबको क्लियर है कि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो सकता है वो देखा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स पॉइंट पे क्या होता है, अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये क्वेश्चन तो तभी चलो इजी कंसीडर किया जाता है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन आपसे बहुत जगह पूछेगा। जैसे मान लीजिए 1/2 तक का दे रखा है, या 2, 3 जो भी लेना है, यहाँ पे x की जगह पे अभी x² आ गया। ठीक है, x की जगह पे क्या आ गया, x²। तो आपको क्या करना है, इसको कैसे प्रोसीड किया जाता है। सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपका जो x का वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करता है। और एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा आपके पास, ये जो वेरिएबल है
इस वेरिएबल से रिलेटेड ही वैल्यू यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, सही है ना, इस वेरिएबल से रिलेटेड। मतलब कि आप ऐसा देख सकते हो कि मान लो कि अगर कहीं पे आपको 0 से 2 दे रखा है, सही है, और आपने यहाँ पे टी स्क्वायर ले लिया और डी एक्स कर दिया, तो आपका टी वाला जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई लेना ही देना नहीं है आपका डी एक्स के साथ। जो आपका वेरिएबल है वो dx है, और पूरा जो इंटीग्रल आप कर रहे हो वो डेफिनेट इंटीग्रल आप x की टर्म में कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेफिनेट इंटीग्रल आपका हो रहा है वो x के टर्म में हो रहा है, सही है, और आप बस इसी को कंसिडर करोगे तो यहाँ आने वाला 2 और 3 जो है वो x के वैल्यूज है, ना कि t के वैल्यूज है, ठीक है। तो जब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख रहे हो तो वो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आप ऐसे लिखते हो, सही है ना। ठीक है, अब आपने मान लो कि एक बहुत बड़ा सा फंक्शन बना लिया, 0 से 2 ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, या मॉडुलस ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x है, और फाइनली यहाँ पे जो इंटीग्रल है उसमें आपने dt लगाया, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो इंटीग्रल है वो इसके टर्म में हो ही नहीं रहा है, x के टर्म में चेंज ही नहीं हो रहा है, अब वो dt आ गया है। तो यहाँ पे आने वाले जो अपर लिमिट लोअर लिमिट वाले वैल्यूज हैं वो t के वैल्यूज हैं, और ये जब इंटीग्रल भी होगा तो वो t के रिस्पेक्ट में होगा। ये पूरा जो वैल्यूज है इस पूरे को एज ए कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको t में चेंज करना है, x से कोई लेना ही देना नहीं है, सही है। ये उसी तरह से हो गया बेटे कि मान लो, और ये सब चीजें क्या है, इंडिपेंडेंट चीजें हैं, सही है। इंडिपेंडेंट चीजें कैसे हैं कि भाई अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं किसी से मैंने पूछा कि यार मोबाइल में टाइम कितना हुआ है, ठीक है, तो वो कह रहा है अरे बाहर तो गाड़ियाँ चल रही है, सही है, तो दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, सही है। अगर मैं किसी से टाइम पूछ रहा हूँ तो मैंने कुछ और बात कही है, मगर दूसरा वाला बंदा कुछ और ही बात करने में लगा है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि आपके जो मतलब जो आपने पूछा उसका सही जवाब आपको नहीं मिला, तो वो दोनों ही इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो जाएंगे। सिमिलरली इसी तरह से जब आप इंटीग्रल करते हो और आप टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल आपको करना है, तो आपने कहा ले बेटे मैं तुझे एक्स का फंक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रल कर ले, तो इसमें जब टी है ही नहीं तो आप इंटीग्रल किसको करोगे, सही है। तो आपको बस क्या करना पड़ता है उस केस में, इस पूरे को एज ए कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ता है, और डी टी ही का ही इंटीग्रल आप कर रहे होते हो, सही है ना। तो यहाँ पे आप देखो आपका जो x का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो किसके लिए है, x का वैल्यूज है। तो अगर ये x का वैल्यूज होगा तो मैंने लिख दिया कि भाई x इज लाई बिटवीन 0 to 2, तो x अगर 0 से 2 के बीच में लाई करता है तो x स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 4 के बीच में, ठीक है। अब क्योंकि x स्क्वायर जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होता है, आपका अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा होता है, सही है। तो इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो अब आप ये देखो कि ये 0 से 1 में अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, भाई डेफिनेट ये तो ऐसे ही चलता है ना ग्रेटेस्ट, सही है। तो अब क्या है कि ये तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, क्योंकि इसके अंदर अभी पहले एक्स था जैसे, तो एक्स के हिसाब से हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसी तरह से ब्रेक किया जाएगा हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे। अब मेरा एक्स स्क्वायर 0 से 4 तक का वैल्यू दे रहा है, तो इसे मैं 0 से 4 तक का ब्रेक करूंगा, और क्योंकि यहाँ आने वाला वैल्यू एक्स स्क्वायर से रिलेटेड है, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 जाएगा, 1 से √2 जाएगा, √2 से √3 जाएगा, और √3 से आपका 2 जाएगा एक्स का वैल्यू। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमारा हाँ फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है डायरेक्टली, तो एक्स स्क्वायर डिसाइड करेगा कि ये कब इंटीजर हो रहा है, उसके हिसाब से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर चेंज होगा। तो पहले मैंने एक्स स्क्वायर का ये देखा कि भाई ये कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यूज दे सकता है,
तो उसमें पहले ब्रेक किया, उसे ब्रेक करने के बाद आपका फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट के लिए वैल्यू चूज किया। अब यहाँ आने वाला वैल्यू जो है वो x का वैल्यूज है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं आता यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो x का आ रहा है। तो आपको x के हिसाब से इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3 और फाइनली √3 से 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप उसके हिसाब से ये जो वैल्यूज है इसके हिसाब से पुट कर दो। ये 0 dx, ये 1 dx, ये 2 dx और ये 3 dx, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर क्या है। सही है, मुझे बस ये पता होना चाहिए कि मेरा फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है। तो जितने भी आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें आपका फिर नंबर ही आता है, यहाँ पे नंबर ही आता है, चाहे इसके अंदर कोई भी फंक्शन हो। सही है, बस मुझे ये पता चल जाए कि मेरा फंक्शन इसके से जैसे 1 से 2, 2 से 3 किसके बीच में लाई करता है। तो अगर जब उसका रेंज पता चल जाएगा तो मैं उसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर दूंगा और फाइनली अपने को सॉल्व कर लेना है। क्या ये बात क्लियर है आपको कि किस तरह से लिमिट लेना है इसमें? सर एक बार फिर से समझिए। फिर से समझाता, चलो दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रल आपके पास दे रखा है और इंटीग्रल आपका 0 से मान लो 3 तक का दिया है, या आपका थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 0 से 1.5 और ये x³ दिया, dx दे दिया। तो मैं ये जानता हूं कि यहाँ आने वाला जो लिमिट है, मेरा x का जो रेंज है वो 0 से 1.5 तक का वेरी कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है आपको कि x जो वेरी कर रहा हाँ है सर। 0 से 5 तक का। अब मुझे x³ लेना है, तो ये आपका 3/2 है, तो x³ लेंगे तो ये 27/8 हो जाएगा और ये 0 हो गया। 27/8 का मतलब क्या हो गया है, 3 पॉइंट समथिंग आया ना, 8 या 24, 3 30, 8 या 24, 3.3 समथिंग इस तरह से कोई वैल्यू देगा, है ना। तो इसका मतलब मेरा जो x³ है, अब क्या है कि x³ जो वैल्यू है वो तो जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ रहा है। तो जहां जहां पे ये जो फंक्शन होगा वो 0 से 1 तक का जाएगा, तो जैसे ही x³ का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच में होगा, उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे 0 वैल्यू देगा। अगर x³ का वैल्यू 1 से 2 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 देगा। सॉरी, x³ का वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, अगर x³ का वैल्यू 2 to 3 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 देगा, और 3 से आगे आपका वैल्यू अगर कोई जाता है तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 हो जाएगा। क्या ये बात मैं जानता हूँ? हाँ सर। ये सब मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, x³ के लिए बोल रहा हूँ। क्लियर है ना बेटे? ठीक है, तो ये मैंने अपने फंक्शन को डिवाइड कर लिया। अब चलो ठीक है, डिवाइड तो कर लिया, मैं जानता हूँ कि इसके बीच में x³ का वैल्यू 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा वैल्यू। अब इसके अंदर वाले पार्ट को तो मैं लिख चुका हूँ, मगर अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा जो इंटीग्रल है। तो इस इंटीग्रल को ब्रेक अगर मैं नहीं करता हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं मैं, आप समझना क्यों आपको ब्रेक करना जरूरी है। यहाँ पे मेरे फंक्शन 0 है, y=0, यहाँ पे y=1 है, यहाँ पे y=2 है। अगर मैं अपने फंक्शन को ब्रेक नहीं करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैं 0 से 2 तक का इंटीग्रल कर लूँ और डायरेक्टली मैं ये 2 वाला ले लेता हूँ, सही है, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका फंक्शन सेम था क्या? नहीं है ना सेम। नहीं सर। हर एक पॉइंट पे आपका फंक्शन अलग अलग आ रहा है, तो उसके हिसाब से डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। तो अगर डिफरेंट वैल्यूज आपको यहाँ पे और यहाँ पे मिल रहा है तो आप इसको एक जैसा कैसे कंसिडर कर सकते हो सबको। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आया है ये x³ का वैल्यू है। अब आप x का वैल्यू लिखना चाह रहे हो, तो x का वैल्यू लिखने के लिए ये 0 से 1 का अगर आपने क्यूब रूट लिया तो 1 आएगा, 2 का क्यूब रूट लोगे 2 की पावर 1/3 आएगा, 3 का क्यूब रूट लोगे ऐसा आएगा, और फिर 27 बाई इसका क्यूब रूट लोगे तो ये तो आप जानते ही हो कि ये 3/2 है, आया ना।
तो 0 से 3/2 वाला जो रेंज है वो देखो इतने पार्ट में डिवाइड हो गया। मैं जानता हूँ कि इस वाले में मेरा वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू 0 है, इसमें 1 है, इसमें आपका वैल्यू 2 है और इसमें आपका वैल्यू 3 है। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी सबको समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ जी। सिमिलरली आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वन टू टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, तो मैं ये जानता हूँ कि मेरा x कहाँ से कहाँ है, 1 से 2 जा रहा है, मगर आगे से क्योंकि 3x आया है तो 3x इसको, इसका जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ भेज देगा, सॉरी यहाँ 1 से 2 है, तो 3x का मतलब है वैल्यू कहाँ तक का जाएगा, 1 से 6 तक का। हाँ या ना बेटे, ये बात क्लियर है? x, अगर ये x का वैल्यू जब भी आपको चेक करना है तो आप चेक कर लोगे लिमिट से, और फंक्शन के अंदर आपका वैल्यू 3x है, तो 3x क्या हो गया, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से 6 हो गया। अब क्योंकि 3x डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में है, तो ये जो पार्ट है 1 से 6 वाला, ये पार्ट आपका 6 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 1 से 2, 2 to 3, 3 से 4, 4 to 5, 5 to 6, है ना, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अब इस तरह से अगर ये ब्रेक हो गया, सही है, तो अब ये देखो, ये तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मगर ये किसके लिए था, ये 3x के लिए था ब्रेक किया हुआ, और अगर x के टर्म में ब्रेक करना है तो क्या होगा, सबको आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा, ये 1 हो जाएगा, इसे आप 3 से डिवाइड करो, इसे आप 3 से डिवाइड करो, और फाइनली इसको 3 से डिवाइड कर लो। तो इसका मतलब आपका जब इंटीग्रल आप ब्रेक करोगे तो 1/3 से 2/3 आएगा, 2/3 से 1 आएगा, 1 से 4/3 आएगा, 4/3 से 5/3 आएगा, और 5/3 से 2 आएगा। आया ना? सर ये 3x वाला 3x 3 3 से 6 में वेरी करेगा। हाँ फिर से बोलो, 3x वाला, सर ये 3x वाला 3 से 6 में नहीं आएगा। 3 से 6 में, समझा नहीं बेटा मैं, मालविका, सॉरी सर पूर्व। आपने 3 से मल्टीप्लाई किया ना। हाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा यहाँ पे 3 आएगा, अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे 3 आएगा, हाँ यार 3 आएगा वहाँ पे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा आपका, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ तक से आएगा, 3/3, 4/3, 5/3, इस तरह से। मतलब समझ में आ गया है आप लोगों को, अगर आप गलतियां पकड़ रहे हैं तो, है ना? तो क्लियर हो गया कि किस तरह से आप ब्रेक करोगे अगर ग्रेटेस्ट। सर वो हाफ की जगह 2 आएगा ना। किसकी जगह पे 2 आएगा, सॉरी 1/2 की जगह पे 2 आएगा। हाँ वो 1 शायद ऊपर वाले का 1 है, क्या तो 2 ही लिखा है। 1 से 4/3, 4/3 से 5/3, और 5/3 से 6/3, 6/3 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अभी आप ब्रेक कर लोगे, इसके बीच में फंक्शन का वैल्यू है ना, ये क्या है आपका, कहाँ गया 1, कहाँ पहुंच गया हमारा, अच्छा ये वाला वैल्यू, तो 3 से 4 के बीच में ये 3 वैल्यू देगा, 4 से 5 के बीच में 5 वैल्यू देगा, और 5 से 6 के वैल्यू में 6 वैल्यू देगा। हाँ या ना? तो ये डिफरेंट वैल्यू देगा, 3, 4 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 dx कर दोगे, यहाँ 4 dx कर दोगे, और यहाँ पे 5 dx आ जाएगा, सॉरी अरे कैसे, क्या हो गया, 5 आएगा यहाँ पे, 6 कैसे हो गया ये 5 आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें अभी भी? नो सर।
ठीक है, तो सही। बेटे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही है ना। तो आपको इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले को स्पेशल प्रायोरिटी देके पढ़ना है। तो जितने स्टार बनाओ उतना कम है इसके लिए। सही है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। हाँ सर। चलिए, तो इसी में एक और टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम यूज करते हैं इनवर्स में, क्योंकि इनवर्स भी ब्रेक होता है ना कुछ कुछ पॉइंट पे। जैसे 0 से √3 लिया हमने, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं ये जानता हूँ कि भाई tan इनवर्स ऑफ x 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सही है, मतलब 2x समथिंग इस तरह से देगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x बनता है ये। तो यहाँ पे आपका 2 tan इनवर्स ऑफ x ये देता है व्हेन x इज लाई बिटवीन -1 to 1। अगर x मेरा नेगेटिव होता है तो माइनस नेगेटिव होगा, तो ये आपका पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x आ जाएगा। और x अगर आपका पॉजिटिव होगा तो माइनस ऑफ पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने इस टर्म को ऐसे लिखा था कि 2 tan इनवर्स ऑफ x, इस वाले टर्म को आप इस तरफ ले लो 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले के लिए पाई ऐड होता है, नेगेटिव वाले में पाई सब्ट्रैक्ट होता है। सब्सक्राइब होता है। और ये स्टैंडर्ड वैल्यू ही रहेगा। तो आप दोनों में से जो सही लगता है आप उसके टर्म में आप इसको याद रखो। तो अभी हमें इस वाले टर्म को लेना है, इस वाले को, ये वाला टर्म दिया है। तो इस यहाँ पे देखो आपका जो डेफिनेशन चेंज हो रहा है वो क्या है आपका, माइनस ये सॉरी क्या किया है ये हमने, -1 इस जगह पे -1 कर दो बेटे। तो -1 से पहले, -1 से 0 के बीच में और आफ्टर 1, इस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 यहाँ कहीं पे आएगा। तो आपका जो इंटीग्रल है एक तो वो 0 से 1 चले जाएगा और दूसरा वाला 1 से आपका √3 तक का जाएगा। तो आपकी जो डेफिनेशन है एक ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी, 2 tan इनवर्स ऑफ x टाइप का आ गया ये फंक्शन ये। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x और उसके बाद x ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका क्या आ जाएगा फंक्शन, -पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और फिर उस हिसाब से फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो आप ये देख रहे हो कि आपको बेसिक आपने जैसे जो इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, जहाँ जहाँ पे मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे फंक्शन मेरा ब्रेक हो रहा है उस वाले पॉइंट पे आप क्या करोगे, अपनी डेफिनेशन को चेंज करोगे। ठीक है, या आपका जो लिमिट दे रखा है उस लिमिट को ब्रेक करोगे क्रिटिकल पॉइंट पे। आप ये कह सकते हो कि हर एक पॉइंट जो हमारे फंक्शन के लिए क्रिटिकल है उस फंक्शन पे मेरे जो लिमिट है उस लिमिट को मुझे ब्रेक करना है। हाँ या ना, क्लियर है बेटा यहाँ तक का? हाँ सर। चलिए ठीक है। आज इतना ही करते हैं, ठीक है बेटे, चलिए इतना ही कर रहे हैं आज। तो अभी मैं आपको हाँ सर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस में भेज दे रहा हूँ, सही है। एग्जाम्पल ही करने, अभी एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा भी अपने को टाइम लगेगा, तो मैं एक एक्सरसाइज भी आपको भेज दूंगा, उससे जितने क्वेश्चन आप बना पाओ आप वो बना लेना। और आपका जो एग्जाम्पल्स है आप पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे और उससे सीखोगे कि भाई
किस तरह से, ऑलमोस्ट तो मैंने करवा ही दिया है क्वेश्चन उससे रिलेटेड, ठीक है। आपको मगर सीखना है कि भाई किस तरह से एग्जाम्पल